नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार। कोरोना क्लासेस के इस नए यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का जीव विज्ञान विषय लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरणीय मुद्दा। और पर्यावरणीय मुद्दा में कुछ प्रश्नों की व्याख्या हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जैसे प्रदूषण क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, प्रदूषक क्या है। इन सभी बिंदुओं की व्याख्या पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो आज का जो सवाल है कि वायु प्रदूषण क्या है। ऐसे प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, कचरा प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण। प्रदूषण के कई प्रकार हैं। तो आज का जो सवाल है, आज का जो प्रश्न है, बिहार बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण, प्रभाव एवं रोकथाम को लिखें। ये आपका प्रश्न है। वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण, प्रभाव एवं रोकथाम को लिखें। तो सबसे पहले एक सवाल है, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन क्या है। तो वायु में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना। अब जैसे मान लिया जाए कि ये वातावरण है, इस वातावरण में अगर अवांछनीय पदार्थ, वायु में अवांछनीय पदार्थ का मिल जाना ही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण। या तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे वायु जो है, खास करके हवा जो है, गैसों का सम्मिश्रण है। हवा क्या है, गैसों का मिश्रण है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए या इसकी मात्रा कम हो जाए या अनचाहा परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए, तो पर्यावरण क्या होगा, असंतुलित होगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम पूरे वातावरण की बात करते हैं तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, ऑक्सीजन है लगभग 21% और CO2 की मात्रा है 0.03% और आर्गन की मात्रा है 0.93%। तो मुख्यतः नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तीन बिंदु याद रखिएगा। नाइट्रोजन की मात्रा 78, ऑक्सीजन की मात्रा 21, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। अगर इसकी मात्रा में हेर फेर, अदला बदली होती है, कमी वृद्धि होता है, तो असंतुलन पैदा होगा और समस्त जीवधारियों के लिए पेड़ पौधा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जीव जंतु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वायु प्रदूषण क्या है। तो आप लोग इसका उत्तर में लिखिएगा कि वायु में अवांछनीय का मतलब होता है अशुद्ध या गंदा। वायु में अवांछनीय पदार्थों, वायु में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। और वायु प्रदूषण जो है समस्त जीवधारियों एवं पेड़ पौधा के ऊपर कह सकते हैं नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब ये जो वायु प्रदूषण है, अब ये सोचेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रदूषण फैलाता है उसे प्रदूषक कहते हैं। और प्रदूषक के दो प्रकार पढ़े थे, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। पिछले वीडियो में जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आगे का जो सवाल है समझ में आएगा। तो वायु प्रदूषण की परिभाषा तो हम लोग पढ़ गए कि वायु में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना ही, वायु में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। और इससे मानव के जनजीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। मानव ही नहीं बल्कि जितने सारे समस्त जीवधारी हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि जो हवा होती है वो प्राण वायु होता है ना। और मुख्यतः अब ये वायु प्रदूषण का कारण क्या है। सबसे पहले वायु किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, इस पर भी हम लोग विचार विमर्श करें। तो सबसे पहला बिंदु है जंगलों की कटाई। जंगल में आग लगा दीजिए या जंगल को काट दीजिए। जैसे अगर हम सवाना घास की बात करते हैं अफ्रीका का, या जंगलों की बात करते हैं, तो जंगलों में जब आग लग जाता है, अचानक जब आग लग जाता है, तो आग लग जाने के बाद 60 से 65% जो है CO2 गैस निकलता है। कितना प्रतिशत, 60 से 65% CO2 गैस निकलता है।
तो अब ये गैस निकलेगा तो जाएगा कहाँ? वायुमंडल में। अर्थात जब ये वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा बढ़ेगी, वृद्धि होगा, जैसे ही CO2 गैस की मात्रा बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग की घटना होगा। ग्लोबल वार्मिंग को वैश्विक तापन कहते हैं, जिसमें धरातल का तापमान और वायुमंडल का तापमान जो है काफी हॉट हो जाएगा, काफी गर्म हो जाएगा। जीव जंतु जो है मरने लगेंगे, पेड़ पौधा जो है सूखने लगेगा, तो कहने का मतलब बर्फ पिघलने लगेगा, विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटने लगेगी। तो वायु प्रदूषण का पहला कारण आ गया जंगलों में आग लग जाना, या जंगलों की कटाई करने से भी वायु क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। तो पहला कारण हो गया जंगलों में आग लग जाना, जंगलों की कटाई कर देने से वायु क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। दूसरी बात, गैसों का रिसाव। अगर जैसे गैस का रिसाव का मतलब क्या हुआ? जैसे 1984 ईस्वी में, या अभी भी गैस का रिसाव हो रहा है, जहां तहां गैस का रिसाव हो रहा है। अगर गैस का रिसाव होगा तो वायुमंडल क्या होगा? वायु क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो गैसों के रिसाव का अगर एक एग्जाम्पल दे तो भोपाल जो क्षेत्र है वहां पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था 1984 में भोपाल कांड में, और जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोगों की क्षण भर में मौत हो गई थी और कई लोग अंधे हो गए और मुख्यतः जन्मजात रोग होने लगा था। तो गैसों के रिसाव के कारण भी हमारा वायु क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। तीसरा जो एग्जाम्पल है, जैसे गैस के रिसाव होने से अब वाहन से निकलने वाला जो धुआं है, जैसे वाहन से निकलने वाला धुआं अगर बात करें CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहन से निकलता है, CO2, SO2, यानी विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती है, और ये गैस जाता कहाँ है? तो वायुमंडल में, और वायुमंडल में जा करके हवा को क्या करता है? प्रदूषित करता है। तब पहला कारण जंगलों की कटाई करने से, जंगलों में आग लग जाने से, गैसों के रिसाव से, वाहन से निकलने वाला धुआं में क्या रहता है भाई? तो CO2, SO2। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे जहरीली गैस के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे कि CO को दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, तो गैसों के रिसाव हो गए, वाहन से निकलने वाला धुआं हो गया, कल कारखाना से निकलने वाला धुआं। जितने भी फैक्ट्री होते हैं उन फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलती है वह धुआं हमारे वातावरण को, वायु को क्या करता है? प्रदूषित करता है। तो वायु प्रदूषण के कम से कम 5 कारण को लिखिएगा कि वायु जो है किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है। वायु प्रदूषण के 5 कारण को लिखें। तो 5 कारण आपको समझ में आ गया होगा। पहला कारण जंगलों की कटाई करने से, दूसरा जंगलों में आग लग जाने से, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जिसमें CO2, SO2 गैस पाई जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि गैसों के रिसाव, एग्जाम्पल में भोपाल गैस की घटना जो 1984 में घटा था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, MIC। इसके बाद है कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम बात करें कि जल के संपर्क में जैसे कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, जैसे वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या कोई भी जीव जंतु सड़ता है, या तो पादप है, घास है, कीचड़ में जब सड़ता है तो सड़ने के बाद कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। और साथ ही साथ में जो पशु जुगाली करते हैं, पागुर करते हैं, उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें निकलता है मुख्यतः मीथेन गैस। याद रखेंगे, पशु जब जुगाली करता है तो जुगाली करने के दौरान कौन सी गैस का रिसाव होता है? निकलती है बाहर, मीथेन गैस, है ना। और मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रायः दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। मीथेन गैस, क्वेश्चन पूछता है कि धान के खेतों में कौन सा गैस पाया जाता है? तो धान के खेतों में मुख्यतः मीथेन गैस पाया जाता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के कुछ प्रमुख कारण जो है दे दीजिएगा। अब इसके बाद जो है वायु जब प्रदूषित हो गया तो उसके प्रभाव क्या होते हैं, परिणाम क्या होगा? जैसे पूरा का पूरा वातावरण जब वायु प्रदूषित हो गया तो उससे क्या होता है? तो सबसे पहला बिंदु हमारा बनेगा इसमें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया दर जो होता है वो कम जाता है। वायु के गंदा हो जाने से, वायु प्रदूषित हो जाने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर क्या हो जाता है? कम जाता है, पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव,
मानवों में स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की रोग उत्पन्न हो जाना, स्वास्थ्य समस्या हो जाता है मानवों में, जैसे में ट्यूमर रोग हो जाना, दम्मा रोग, खांसी रोग। अर्थात कहने का मतलब ये कि मानवों में अनेक प्रकार का रोग जो है पनप जाता है, अर्थात हो जाता है। तीसरी बात हम बात करते हैं कि वाहन से निकलने वाला जो धुआं CO होता है, वह CO जो वायुमंडल में जाता है और जब हवा के माध्यम से जब हमारे शरीर में जाता है तो शरीर की जो कोशिका होती है ना, उस कोशिका में ऑक्सीजन को जाने से CO जो गैस होता है वो क्या करता है, रोकता है। अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र को CO गैस जो है बाधित करता है। साथ ही साथ में अगर शीशा है, शीशा गाड़ी से जो धुआं निकलते हैं उसमें शीशा ही पाया जाता है, चॉकलेट में निकल पाए जाते हैं। तो जो शीशा है, शीशा से मस्तिष्क है या तंत्रिका तंत्र जो है क्षतिग्रस्त होता है। और साथ ही साथ में अगर वायुमंडल में अगर पारा है तो पारा जो है वायुमंडल से शरीर में प्रवेश करेगा, पहला प्रभाव प्रकाश संश्लेषण दर को कम किया। दूसरा प्रभाव मानव में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे में ट्यूमर है ना, दम्मा रोग इत्यादि। तीसरा में आप दीजिएगा कि वायुमंडल में जो CO गैस हवा के माध्यम से जब हमारे शरीर में जाता है तो ये जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है यह रक्त परिसंचरण तंत्र को क्या करता है, बाधित करता है। अच्छा, चौथी बात कि जो शीशा होता है, शीशा से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को यह शीशा जो है क्या करता है, प्रभावित करता है या क्षतिग्रस्त करता है। ठीक है। वायुमंडल में अगर पारा की मात्रा हो तो वह पारा जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने से पेट से संबंधित अनेक प्रकार का रोग हो जाता है, मिनीमाता रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रभाव में आया, परिणाम में आया। और वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा। प्रभाव में यह भी लिखिएगा कि वनस्पति पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है, वनस्पति पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। और प्रभाव में एक बिंदु और, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा याद रखेंगे कि अम्ल वर्षा में जब अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा के रूप में जब वर्षा होता है तो HNO3 और H2SO4 नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वर्षा के रूप में धरातल पर आता है, याद रखेंगे। जबकि अम्ल वर्षा ये बनता किससे है, तो SO2 और NO2 के सम्मिश्रण से अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। जब वर्षा होती है तो HNO3 और H2SO4 धरातल पर गिरता है। तो प्रभाव में अर्थात परिणाम में 4 परिणाम दे दीजिएगा कि परिणाम क्या हुआ। हवा के गंदा हो जाने से क्या क्या हुआ, तो पहला अम्ल वर्षा, दूसरा प्रकाश संश्लेषण क्रिया दर क्या हो गया, कम गया। वनस्पति पर हानिकारक प्रभाव, जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव, मानव में अनेक प्रकार का रोग जैसे दम्मा है ना, ट्यूमर इत्यादि है ना। तो इस प्रकार से ये प्रभाव हो गए और प्रभाव या परिणाम कह सकते हैं। तो कारण हो गया और प्रभाव हो गया। अब चलते हैं कि जो वायु प्रदूषण है इसका हम लोग रोकथाम कैसे करेंगे। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कारण में कि जंगलों की कटाई, तो जंगल के कटाई करेंगे तो वायु प्रदूषित होगा। लेकिन जब अगर पेड़ पौधा लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, तब वायु हमारा शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा, शुद्ध होगा। तो कहने का मतलब ये कि रोकथाम में पहला बिंदु हो जाएगा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण। दूसरी बात, अगर हम रोकथाम की बात करते हैं तो दूसरा बिंदु में आ जाएगा आपका लाइकेन। लाइकेन जो है प्रदूषण का सूचक है। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि सर ये लाइकेन क्या करता है ना। लाइकेन बनता किससे है, तो लाइकेन जो है कवक प्लस शैवाल के संयोग से ये लाइकेन का निर्माण होता है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। जैसे वायु जो है, वायु की गुणवत्ता कितना प्रदूषित हो गया है, कितना प्रदूषित नहीं हुआ है, उसकी मात्रा को दर्शाता है प्राकृतिक रूप से ये। तो इसीलिए लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना गया है ना। तो रोकथाम में आ गया कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। अच्छा, कल कारखाना और जो चिमनी होता है,
कल कारखाना और चिमनी, जैसे भट्ठा वाला होता है, तो कल कारखाना और चिमनी जो होता है उसका जो मुख है 75 से 150 फीट कम से कम ऊंचा होना चाहिए। उसका जो मुख होना चाहिए 75 से 150 फीट ऊंचा होना चाहिए। किसका? कल कारखाना और चिमनी का। ठीक है, तो पहला अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे। दूसरा में लाइकेन प्रदूषण का सूचक है। तीसरा में आ जाएगा आपका कल कारखाना और चिमनी का मुख 75 से 150 फीट ऊंचा होना चाहिए। अच्छा, चौथा बिंदु, वाहनों में डीजल का प्रयोग ना करके, वाहन का मतलब क्या होता है, जितनी भी प्रकार की गाड़ियां होती है उन गाड़ियों में डीजल का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर सीएनजी गैस का प्रयोग करना चाहिए। कौन सी गैस? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। डीजल के स्थान पर सीएनजी गैस का इस्तेमाल करना या प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, अगला बिंदु, जैसे कोई भी गाड़ी अगर अगला बिंदु लिखिएगा ही कि जो वाहन अधिक धुआं दे रहा हो उस वाहन को हटा देना चाहिए। जैसे अपने आसपास के बिहार में देखते होंगे कि ऑटो जो है भकभक धुआं दे रहा है, अब फिर भी उस ऑटो को, टेम्पू को चला रहा है। इससे क्या होता है, हमारे आसपास का वातावरण अधिक से अधिक प्रदूषित होगा, अतः उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो ये चौथा रीजन आया। अब इसके बाद है कीटनाशक दवाई का प्रयोग जो है किसान भाइयों को ज्यादा मात्रा में नहीं करनी चाहिए। कीटनाशक दवाई का प्रयोग किसानों को ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। आज अपने क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। पहले धान के खेतों में ज्यादातर तेल का छिड़काव नहीं होता था, गेहूं के खेतों में ज्यादातर तेल का छिड़काव नहीं होता था, लेकिन आज तो प्रतिस्पर्धा हो गया है कि अरे तो फलनवा इतना 2 तेल दिल को तो तू 4 तेल मार। तो इस प्रकार से कीटनाशक दवाई का जितना अधिक से अधिक रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारा वायु क्या होगा, प्रदूषित होगा। अतः कीटनाशक दवाई पर कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। इसके बाद है युद्ध में विस्फोटक बारूद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे जो नाभिकीय विस्फोट होता है जिसमें अल्फा बीटा गामा किरण निकलती है, अगर ये ज्यादा से ज्यादा परमाणु विस्फोट होगा, इस पर रोक लगना चाहिए। अगर ज्यादा विस्फोट होगा तो वायु जो है क्या होगा, अधिक से अधिक प्रदूषित होगा। अच्छा, इसके बाद है वायु गुणवत्ता सूचकांक। अनेक प्रकार के नए नए तकनीक वाले मशीन आ गए हैं, वह जो है मेजरमेंट करता है, मापता है कि वायु में कितनी शुद्धता है कितनी अशुद्धता है, वो मशीन के माध्यम से मेजर कर लिया जाता है। तब वायु प्रदूषित होने के रोकथाम का प्रमुख बिंदु, वायु प्रदूषण के रोकथाम का पहला बिंदु क्या लिखिएगा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण, है ना। वाहनों में डीजल के स्थान पे सीएनजी गैस का प्रयोग, चिमनी का मुख जो है 50 से, है ना, ये बताया मैंने क्या, 75 से 150 फीट जो है क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, उसका मुख ऊंचा होना चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ में कीटनाशक दवाई का प्रयोग कम करना चाहिए और युद्ध में विस्फोटक बारूद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ये रोकथाम हो गया। अब प्रभाव में क्या, प्रभाव का मतलब आपको क्या क्या नुकसान पहुंचाया, परिणाम में क्या हुआ, वायु जब गंदा हो गया तो आपको क्या क्या नुकसान पहुंचाया, जो अभी मैंने व्याख्या किया। तो इस प्रकार से अब सभी लोग इसको नोट्स बनाने का कार्य करेंगे। अब बिहार बोर्ड में आपका बिहार बोर्ड का जो एनसीईआरटी किताब है, मैं उन्हीं तथ्यों को मैं बता रहा हूं। अतः एग्जाम में जो भी सवाल पूछे जाएंगे एनसीईआरटी किताब से ही प्रश्न, एनसीईआरटी बुक से ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो है समापन होता है और अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।